आज के इस वीडियो में हम कैपलर्स के थर्ड लॉ को जो है प्रूव करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में जो है कैपलर्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे बात किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देख लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जो है कैपलर्स के थर्ड लॉ पर रिवीजन करूंगा और फिर जो है हम उसके बाद इसे प्रूव करेंगे। तो अगर आप यहां फिगर में देखें तो यह है धरती, जो कि सूरज के चारों तरफ जो है यहां पर इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है कुछ इस तरह से घूम रही है। तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है यहां पर यह होता है मेजर एक्सिस, और यहां पर ये वाला जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं कि यह है माइनर एक्सिस। तो यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होता है इसे हम ए से डिनोट करते हैं, जिसे कि हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। उसी तरह से यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होता है इसे हम बी से डिनोट करते हैं, जिसे कि हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो कैपलर्स का ये जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि यहां पर इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा, हमने यहां पर प्लैनेट को जो है अर्थ के रूप में कंसीडर किया है, हमने एग्जांपल के तौर पर यहां पर हम अर्थ मान रहे हैं। सो यहां पर ये जो धरती है जो कि एक प्लैनेट है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड कहने का मतलब है कि एक चक्कर लगाने में जो लगा है समय वही होता है टाइम पीरियड। तो उसका जो स्क्वायर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहां पर ये जो सेमी मेजर एक्सिस दिख रहा है इसके क्यूब के। तो ये होता है कैपलर्स का थर्ड लॉ, हम इस वीडियो में यही प्रूव करेंगे। और कैपलर्स का ये जो थर्ड लॉ है वो ये बताता है कि जो प्लैनेट जो है सूरज से जितना दूर होगा उसका जो टाइम पीरियड है वो उतना ज्यादा होगा। तो अब यहां से जो है हम इस कैपलर्स के थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए चीजों को आसान रखते हुए हम यहां पर इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं कंसीडर करेंगे, बल्कि हम एक सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर करेंगे तो हमें यहां पर जो है एवरेज डिस्टेंस कंसीडर करना होगा, क्योंकि जब ये अर्थ यहां पर है तो इसका यहां पर ये हो गया डिस्टेंस, जब यही अर्थ जो है यहां पर पहुंच जाएगी तो फिर डिस्टेंस यहां पर कम हो जाएगा, जब अर्थ यहां पर रहेगी तो डिस्टेंस कुछ होगा। तो यहां पर हमें एक एवरेज डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ता है। तो इसीलिए चीजों को सिंपल रखते हुए हम प्रूफ करने के लिए यहां पर जो है हम एक सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करेंगे। तो ये रहा वो सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहां पर देखिए धरती जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ इस तरह से घूम रही है। तो चलिए यहां पर ये जो सूरज है इसका जो मास है हमने मान लिया है कैपिटल एम, और यहां पर ये जो धरती है इसका जो मास है, चलिए इस धरती का जो मास है इसे हमने मान लिया है स्मॉल एम, और इसका सूरज से जो डिस्टेंस है यहां पर सूरज से ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है स्मॉल लेटर आर, जो कि यहां पर इसका रेडियस होगा इस सर्कुलर ऑर्बिट का। तो यहां पर ये जो धरती है इसका यहां पर जो ऑर्बिटल स्पीड है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये है v। तो इस धरती पर जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा सेंटर की तरफ। दैट मीन यहां पर ये जो आपको दिख रहा है सूरज, ये धरती को अपनी तरफ यहां पर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है ये हमने मान लिया कि यह है F। तो ये जो फोर्स है F ये देखिए किसके बराबर होगा, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा F, ये फोर्स F जो है यहां पर ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू यहां पर ये जो सूरज है इसका मास इनटू यहां पर ये जो धरती है इसका मास डिवाइडेड बाय यहां पर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर ये धरती जो है यहां पर इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो इस पर एक्ट करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो है इस पर एक्ट करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए हमने मान लिया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये है Fc। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fc, देखें ये किसके बराबर होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fc ये बराबर होगा इस अर्थ का जो मास है इनटू इसका जो ऑर्बिटल स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर जिस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस। तो यहां पर हो गया r। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि यहां पर यह है इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां पर ये जो आपको v दिख रहा है जो कि है ऑर्बिटल स्पीड, इसका वैल्यू क्या होगा ये हम पता करेंगे।
तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो धरती है इसे एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, जो कि इसका टाइम पीरियड होगा, वो हमने मान लिया वो है t। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल स्पीड होगा ये बराबर होगा, जब ये एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है, ऑब्वियसली इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वही होगा, जो कि होगा 2 पाई आर बाई एक चक्कर लगाने में जो इसे टाइम लग रहा है, जो कि हमने माना है कि वो है t। सो यहां पर हो गया t के। तो ये हो गया यहां पर ऑर्बिटल स्पीड। इस वैल्यू को हम जो है यहां पर v के जगह पर रखेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये बराबर हो जाएगा m बाई आर लिख लेंगे, और v के जगह पर हम ये वाला वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर बाई यहां पर ये जो टाइम पीरियड है t, इसका यहां पर ये हो गया स्क्वायर के। तो इससे आगे यही हो जाएगा यहां पर m, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा यहां पर हो गया r, और फिर यहां पर t का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये हो गया t का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये जो r है ये इस r को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां पर ये जो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू मिलेगा ये बराबर हो जाएगा यहां पर 4 पाई स्क्वायर, फिर यहां पर ये हो गया m, और फिर एक r बचा रहा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो t स्क्वायर है ये। तो इसे चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3। अब अगर यहां पर ये जो धरती है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे बराबर होना होगा इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बराबर है यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके। तो यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कुछ इसके बराबर है, तो यहां पर ये हो गया g m स्मॉल लेटर m बटा यहां पर r स्क्वायर बराबर यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो m है ये इस m को कैंसिल कर देगा। तो फिर इससे आगे हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम टी स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं और आर स्क्वायर को हम इस साइड भेज देते हैं, तो देखिए हमें यहां से क्या मिलता है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये होगा टी स्क्वायर जी, यहां पर ये जो सूरज का मास है वो बराबर यहां से हो गया 4 पाई स्क्वायर, और फिर यहां पर ये जो आर है उसका क्यूब। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो टी स्क्वायर होगा ये बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो जी है, और फिर यहां पर ये जो m है ये, और फिर यहां पर ये आर क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट होगा। यहां पर ये जो g है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यहां पर ये जो m है ये सूरज का मास है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो ओवरऑल देखें तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो टी स्क्वायर है टाइम पीरियड का ये जो स्क्वायर होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां पर ये जो आर क्यूब है इसके। तो इस तरह से हम यहां पर कैप्लर्स के थर्ड लॉ को जो है प्रूव करते हैं।